हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानपुर करियर एकेडमी। आज हम आपके लिए बच्चों की डिमांड पर लेकर आए हैं सीटेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार 2016 का प्रैक्टिस सेट है। इस पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम टू सेम प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। इसको बहुत ही वर्ड को पकड़ना, 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। तो 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं, ये हमारे कौन से हैं? तो हमारे चील, गरुड़ और गिद्ध हैं। चील, गरुड़ और गिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर 6 गुनी की बात कर दे तो बाघ आ जाएगा। 6 गुनी अगर दूरी देख सकते हैं तो हमारा कौन हो जाएगा? ये बाघ हो जाए। और रात्रि में भी जो है हमारा बाघ देख सकता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि खेती, नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचानिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ ही समय में कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कि कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। चलिए, इस टाइप की खेती को क्या बोलते हैं? तो इस टाइप की खेती को हम लोग झूम की खेती बोलते हैं। ये झूम की खेती बोलते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, इसको झूम की खेती बोलते हैं। इसमें जो खेती को जलाकर उसको उखाड़कर ये जो ऊपर विधि दी हुई है इसका प्रयोग करके इसको किया जाता है। इसको हर एक राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, हमारी झूम की खेती मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। झूम की मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? आपके हिसाब से जो सांप है वो मतलब सर जो हिलाता है वो किस लिए घुमाता है? तो इसमें आपको देखना है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा अपने उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया से, इसके बाद है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रतिक्रिया से वो जो सिर हिलाता है, ना कि उसे सुनाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता है। और उसमें जो वाद्य यंत्र होता है उसमें जो कंपन होते हैं उनकी प्रति अनुक्रिया करता है, ना कि वो की बीन की आवाज़ में नाचता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, तो यह कथन है सत्य है क्योंकि यह भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही है क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार में इस प्रकार के होते हैं तथा परिवार में केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। परिवार में एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। ये बहुत ही आदर्श परिवार माना जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ये पेडागोगी क्वेश्चन जो कि सीटेट में 15 क्वेश्चन सीटेट में पेडागोगी से आते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे ईवीएस से आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय गलत है, उदासीन गलत है, उभयधर्मी गलत है, ये अम्लीय, क्योंकि जो पेट में अमाशय होता है वहाँ पे HCl अम्ल का श्रावण होता है जिससे हमारा अम्लीय हो जाता है और ये भोजन को पाचन में सहायता करता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों में निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए नंबर है दवाओं के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ। बी नंबर है बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही बड़े बड़े होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर, वर्गीकरण का, इसमें यह क्रियाकलाप पत्तियों की सूचना ग्रहण करने के लिए केंद्रित जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, ये गलत है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, ये भी गलत है। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से
तरीके का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का परिणाम करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना हो, ये सही है हमारा। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है हमारा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हुई है, गलत है। मूल्यवान नहीं लगी होनी चाहिए, नॉर्मल सी होनी चाहिए। सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर ए, बी और डी हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो इसमें देखना है कौन सा कथन है। प्रमाणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, ये गलत है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ये भी गलत है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते हैं, तो ये हमारा सही है। बच्चों को जो समूह क्रियाकलाप कराया जाना चाहिए विद्यालय में, उससे इनमें अच्छे अंक आने की जो उम्मीद रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जो कि पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों के सामाजिक व्यक्तियों की विशेषताओं आकलन करने के लिए कौन सा जो है उपकरण अच्छा होगा। तो इसमें क्या है, दत्त कार्य ये भी नहीं होगा, कार्य पेंसिल परीक्षण ये नहीं होगा, मौखिक प्रश्न ये नहीं होगा, निर्धारण मापियाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो इसमें घास पौधा नहीं है, घास जो है पौधा नहीं है, ये गलत है। घास पौधा है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये सही है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे कि टमाटर हमारा फल होता है, भिंडी भी हमारा फल होता है। जिन सब्जियों में बीज होते हैं वो हमारे फल के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ये गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं, ये भी गलत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्नों में से निम्न में से किस कौशल के आकलन की संभावना होती है। तो ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी चर्चा और ऑप्शन सी आपको देखना है। ऑप्शन सी हमारा है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी हमारा अभिव्यक्ति। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारा होगा प्रयोग, क्योंकि बच्चे जो हमारा प्रयोग के द्वारा सीखेंगे, जो बुजुर्गों से पूछेंगे। जवान लोग कि आपके जो समय में कुछ टाइप के पौधे नहीं दिखाई देते थे, तो ये कैसे पूछेंगे, उनके प्रयोग के द्वारा पूछेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एक शिक्षक, इसका ऑप्शन नंबर शिक्षिका के कहने से बच्चे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रयोग के द्वारा यह सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है? बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरों को समझने देना, ये तो है ही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी को आयोजित करना, ये भी है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, ये गलत है। श्रेष्ठ यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पे केवल उनके बच्चों को पुनर्चक्रण और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी सही है हमारा। ये हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों में कंपटीशन की भावना को नहीं दिखाना है। श्रेष्ठ कौन है कौन नहीं श्रेष्ठ है, ये हम लोगों को बच्चों में नहीं देखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना अनुसार कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा। शिक्षकों का स्वाकलन, ये गलत है। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, ये सही हो रहा है।
क्योंकि मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई, ये टीचर करेगा, मैंने योजना का अनुसरण किया, ये भी टीचर करेगा, मेरी शक्तियाँ क्या थी ये बच्चे को लगेगा, मैंने सचमुच कठिन क्या लगा मुझे ये भी बच्चे को लगेगा। तो बच्चे और शिक्षक दोनों का आकलन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक जो कि हम ईवीएस आपको करा रहे हैं, इसकी जो प्रयुक्त भाषा क्या है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, ये गलत है। बच्चों को कठिन नहीं लगना चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। हम लोगों को परिभाषाओं या व्याख्या पर बल नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 3 है तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, टेक्निकल ज्ञान नहीं देना, क्योंकि बच्चे कक्षा 5 तक के हैं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा के संबंध होनी चाहिए, हाँ बच्चों को उनकी भाषा से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इसमें अगला का ऑप्शन है अवलोकन का विकास होगा। इसमें अगला ऑप्शन है अवलोकन का विकास होगा। इसके बाद वर्गीकरण कौशल का विकास करना। अगला ऑप्शन नंबर डी है कि डाटा संग्रह का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है और बी सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है, लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना ये हमारा गलत हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सृजनात्मकता का विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चे को रंग भरने के लिए करा है तो वो देखेगा उसमें क्या अवलोकन भी होगा और वर्गीकरण उसको अलग अलग भी करेगा, लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना ये हमारा गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। इसका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों सही हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारण को छोड़कर 6 सभी कारण हो सकते हैं? तो इसमें देखना है आपको कौन से कारण हो सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार से कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं से जुड़ी और पौधों से घनिष्ठ, ये हमारा गलत है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझाने की सक्षम करना, ये हमारा सही है। दूसरा नंबर हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये सही है हमारा। अवसर दिया जाना चाहिए, बच्चों को सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील करना, ये भी हमारा सही है। कई लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करें तो उनकी जो है मानसिकता अच्छी होगी, बढ़ेंगे मानसिकता। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी हमारा सही है। सूचना जो है उनको दिखाई जानी चाहिए, उनको जो है ऐसे पढ़ाने किताबी ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। आकलन का अवसर, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये गलत है हमारा। आकलन नहीं कराना जाना चाहिए, किसी भी क्रिया में बच्चों से आकलन नहीं कराया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 18वां। इसमें लिखा हुआ है पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी सोख लिया है, आग ने पानी पी लिया है, भगवान ने पानी पी लिया है। तो इसमें ये उत्तर जो है बच्चों के बारे में, ये उत्तर बच्चों के बारे में क्या बताते हैं? तो ये उत्तर बच्चों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्पी विचार है। ये हमारा वाष्पीकरण के बारे में बच्चों से विचार किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखते हैं कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, ये गलत है, बच्चों को गलत नहीं बताना है। जल चक्र का एक मानक चार्ट बनाना चाहिए, ये भी गलत है। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को याद रखने के लिए कहें, ये भी गलत है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 से 22 नंबर तक वो क्वेश्चन हमको करने थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो इसमें जल चक्र का आरेख बनाएं और उसमें नामित करें। जल चक्र का आरेख बनाएं, नामित करें, यही हमारा सही हो रहा है। जल चक्र के 5 लाभ, ये गलत है। क्या होता है जल चक्र, ये भी नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची होना, ये भी नहीं होगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं?
जम्मू कश्मीर के एक मैप से, इंडिया के मैप से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप लोग इंडिया के मैप को पढ़ के जाएँ। तो इसमें निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जिसमें देखना जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब हमारे जम्मू कश्मीर के, इधर पंजाब आता है, इधर नीचे हिमाचल प्रदेश आता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के विवरण का मिलान करें। तो इसमें देखना है कौन किससे मिलान हो रहा है। तो देखना है हमारा कौन किससे मिलान हो रहा है। तो असम में जो हमारा बांस लगते हैं, असम में हमारा जो है बांस के खंभे लगते हैं, ठीक है, तो इसमें ए का जो है, और मनाली में हमारे पत्थर लकड़ी के बालू बनते हैं, ठीक है, तो ए का जो हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखना राजस्थान में क्या होता है, तो राजस्थान में हमारा मिट्टी के घर, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देखना लद्दाख में क्या होता है, तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आप लोग मिलान कर लेंगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पशुओं की त्वचा पर विद्युत पैटर्न डिजाइन होते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जो उसकी डिज़ाइन होती है उनकी बालों के कारण होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को यह क्वेश्चन याद रखने सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीट होंगे। 2016 का प्रैक्टिस सेट है और आप लोगों को 11 से ला के जो 2022 तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको देख लेना एक बार। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस समय जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, जंगल अधिकार नियम 2007 के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो समुच्चय रोगों हैं उनमें हमारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों हमारे मच्छर से फैलते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, घटपर्णी पौधा, इसको नेफेंथिस भी बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने वाला उच्च तरह की ध्वनियाँ, ये गलत है। ये हमारा मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये उस जगह पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इनसे इन जो जीव जंतु हैं इनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं घटपर्णी पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर बढ़ते हैं। 27, निम्न में से खाद्य पदार्थों के लिए समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो किस में लौह तत्व होता है, हमारा आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व जो है आयरन की अधिकता होती है। ये हमारे डॉक्टर हम लोगों को आयरन की जिसकी कमी होती है तो आंवला जो है, आंवला, पालक और गुड़ खाने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। यह हमारे मिर्च का उपयोग हमारे लगने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे, तो हमारे दक्षिण अमेरिका से आए थे। कहाँ से, हमारे मिर्च जो खाई जाती है हमारे यहाँ लाल मिर्च, वो हमारी दक्षिण अमेरिका से आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घर या घोंसला बनाता है। तो पक्षियों के घोंसले से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो हम कैक्टस पौधे के कांटों से के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये हमारा फाख्ता है। फाख्ता हमारा जो है पक्षियों के घोंसलों से, कैक्टस के कांटों से घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पशु के लिए नीचे के विवरण को पढ़िए, पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाकर लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये हमारा स्लॉथ है। ये स्लॉथ दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अक्टूबर को। अभी हाल ही में इसकी जनसंख्या जो कमी हो रही है इसकी वजह से जो कि सरकार ने 12 अक्टूबर को स्लॉथ दिवस मनाने की घोषणा की है। ये चलिए दोस्तों, ये भालू की तरह होता है। इस तरह आप लोगों के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और ये लाइक, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।